हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2025 के कुछ और क्वेश्चंस। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। लेट एफ क्यू बी अ फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स। एफ क्यू हमारे पास एक फील्ड गिवन है जिसमें क्यू एलिमेंट्स है, राइट। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेट ए बी अ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स। हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है उसका साइज कितना है, 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स है, यानी उसमें 2n ही रोज हैं, 2n ही हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। विद एंट्रीज इन एफ क्यू, एंट्रीज कहाँ से आ रही है, फील्ड एफ क्यू से आ रही है। सच दैट रैंक ऑफ ए हमारे पास गिवन है, रैंक ऑफ ए हमारे पास गिवन है n। अब अगर हम इसको एज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैट्रिक्स को एज ए देखें, ठीक है, जैसा कि इन्होंने आगे बोला कि W जो है वो क्या दिया इन्होंने, ऑल दोज V बिलोंग्स टू एफ क्यू एन, मतलब 2n टपल होंगे जिसकी ईच एंट्री कहाँ से होगी, एफ क्यू से होगी। सच दैट ए वी जो है वो जीरो हो जाए, ए इंटू वी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन स्पेस बन गया किसका, मैट्रिक्स ए का, ठीक है। सॉल्यूशन स्पेस बोल सकते हैं या नल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस nullity of a matrix, nullity is the dimension of null space, that is dimension of this W, right। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास 2n गिवन है। या फिर इसको एज और कैसे देख सकते हो आप, इसको ऐसे देख सकते हो, एक मैट्रिक्स हमारे पास है A जो है 2n क्रॉस 2n की, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर देगी, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, कहाँ से कहाँ पर, एफ क्यू 2n से एफ क्यू 2n पर, ठीक है। T ऑफ V किसके बराबर हो जाता है, A V के बराबर हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम सेटिस्फाई करती है। इसका क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ जो डोमेन में स्पेस है, राइट, एफ क्यू 2n किसके बराबर हो जाएगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एफ क्यू 2n क्या होगा, एफ क्यू के ऊपर हमने क्या लिया, 2n टपल लिए हैं, तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। रैंक ऑफ टी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, ए पर, ए की जो रैंक होगी वही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन टी की रैंक होगी, तो यहाँ से। और रैंक ऑफ टी सॉरी नलिटी ऑफ टी किस पर डिपेंड करेगी, वो भी ए पर ही डिपेंड करेगी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये नलिटी ऑफ ए, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि नलिटी ऑफ ए क्या है, n है। इसका मतलब क्या है कि W का डायमेंशन क्या है, हमारे पास डायमेंशन ऑफ W क्या है, n है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली द नंबर ऑफ n प्लस 2 डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ एफ क्यू 2n। बेस फील्ड एफ क्यू है, उसके ऊपर 2n एक्सटेंशन किया है हमने, फील्ड एक्सटेंशन है, और हमारे पास क्या मिल गया, एफ क्यू 2n मिल गया, दैट कंटेन्स W। तो हमें इस एफ क्यू 2n का एक सबस्पेस बताना है, कितने डायमेंशन का, n प्लस 2 डायमेंशन का, जिसमें W कंटेन्ड हो। अब एफ क्यू 2n के पास बहुत सारे n प्लस 2 डायमेंशन के सबस्पेस होंगे, पर क्या जरूरी है क्या सब में ही W कंटेन्ड होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें वो इकट्ठे करने हैं जिसमें W कंटेन्ड होगा। अगर W उसमें कंटेन्ड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, n डायमेंशन तो यही दे देगा। अगर W किसी में कंटेन्ड है, किसी सबस्पेस में कंटेन्ड है, तो n डायमेंशन तो यही दे देगा, क्योंकि इसका डायमेंशन कितना है, n है, और हमें कितना चाहिए, n प्लस 2 डायमेंशन का। तो W एज इट इज रखने के बाद हम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ढूंढ के एफ क्यू 2n के अगर जोड़ दे, तो हमारे पास उनका स्पैन ले लें, जोड़ने के बाद स्पैन लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n प्लस 2 डायमेंशन का सबस्पेस बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखो, तो W जो है वो कंटेन होगा, मान लीजिए ये n प्लस 2 डायमेंशन का सबस्पेस हम V लेकर चल रहे हैं, V में कंटेंट होगा, इसका मतलब
डायमेंशन ऑफ W जो है वो लेस देन इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ V के। यहाँ पर इसका डायमेंशन n है तो इसका मतलब n डायमेंशंस तो यही दे देगा। सपोज ये W जो है इसकी बेसिस है हमारे पास V1 V2 V3 अप टू Vn, ठीक है। इस बेसिस से ये स्पैन हो रहा होगा, राइट, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगी। अब मैं इसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ, इसको एक्सटेंड करके हम V की बेसिस बनाएंगे और V का डायमेंशन क्या है n+2। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितने Li एलिमेंट्स और ऐड कर पाऊंगी? 2 ही Li एलिमेंट्स ऐड कर पाऊंगी। और वो जो 2 Li एलिमेंट्स मैं ऐड करूंगी वो कहाँ से होंगे? क्या वो W के ही होंगे? नहीं, W का कोई भी उठाऊंगी तो वो Li नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको हम V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। तो W के बाहर से होंगे। अब W के बाहर कितना डायमेंशन सबस्पेस बचा है? n डायमेंशन का सबस्पेस बचा है। तो जो W के बाहर n डायमेंशन का सबस्पेस बचा है उसमें से हमें कितने Li वेक्टर उठाने हैं? 2 Li वेक्टर उठाने हैं। तो जो बचे हुए n डायमेंशन में से 2 Li वेक्टर उठाने की कितने तरीके हैं वो हमारा क्या दे देगा? n+2 डायमेंशनल सबस्पेसेस देगा जिसमें W कंटेंट है। तो कितने तरीके होंगे? देखो इसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो जो V1 V2 Vn है वो हमारा बेसिस बना रहे हैं। किसका बेसिस बना रहे हैं? W का बेसिस बना रहे हैं। तो मैं इन V1 V2 Vn को अगर अरेंज करूं, कैसे अरेंज करूं? मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ रो वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास V1 V2 V3 ऐसे Vn। तो ये हमारे पास बन गया n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब V1 V2 V3 Vn आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इन सारी रोज में क्या आएगा? पाइवोट आएगा। मान लीजिए कि V1 वाला हमारा कुछ ऐसा था कि इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर क्या आ गया? पाइवोट आ गया। 1 0 0 रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास थर्ड में आया, थर्ड कॉलम में। यहाँ पर हमारे पास आया फिफ्थ कॉलम में जाकर। फिर हमारे पास Vn में हमारे पास आया लास्ट कॉलम में जाकर, ठीक है। अब जो कॉलम बच गए वहाँ पर हमारे कितने कॉलम्स बचेंगे? n कॉलम्स बचेंगे, राइट। अब वो n कॉलम्स में से हम पाइवोट एलिमेंट, जैसे मैंने E2 बच गया मेरा पास, तो सॉरी C2 बच गया, कॉलम 2 बच गया। तो अगर मैं E2 अटैच करूंगी इसके साथ तो वो इनके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ जी, होगा। तो मेरे पास क्या है? ये n कॉलम्स में ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर मैंने कोई ऐसा एलिमेंट ऐड किया जिसमें मैं जो हमारे पाइवोट कॉलम्स हैं सिर्फ उन्हीं पोजीशंस पर मैंने कोई ऐसा वेक्टर ऐड किया जिसमें ये जो पाइवोट कॉलम्स है ना, इन्हीं पोजीशन पे मेरा नॉन जीरो है, नॉन पाइवोट कॉलम्स पे मेरी 0 एंट्री है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ ऐड किया तो वो तो W में चला ही जाएगा, वो इनके लीनियर स्पैन में लिखा जा सकेगा, राइट। तो मुझे ऐसी एंट्री ऐड करनी है जहां पर नॉन पाइवोट, जो इसमें जो नॉन पाइवोट कॉलम्स आए ना वहां पर नॉन जीरो एंट्री आए, ठीक है। तो इसमें नॉन पाइवोट कॉलम्स कितने? n। तो मुझे n प्लेसेस पर ही क्या चाहिए? नॉन जीरो एंट्री चाहिए। Li वेक्टर वहीं से बनेगा, उन n पोजीशंस पर देखना है हमें क्या अरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो पोजीशंस कितनी है? n पोजीशंस है, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इन n में से मुझे कितने चूज करने? मुझे 2 पोजीशंस चूज करनी है, राइट। और ईच पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? ईच पोजीशन के लिए जितनी फील्ड है, फील्ड क्या हमारी FQ, उसमें कितने एलिमेंट है? Q एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि एंट्रीज कहाँ से आएंगी? फील्ड से आएंगी। तो ईच पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? Q पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इस तरह हमें एक वेक्टर चूज करना है जिसमें ये जो पाइवोट कॉलम्स है ना उनको नहीं, जो नॉन पाइवोट कॉलम्स आ रहे हैं उन वाली पोजीशंस पर हमें एक एंट्री चूज करनी। तो ऐसे कितनी पोजीशंस है? n पोजीशंस है। और ईच पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है? Q चॉइसेस है। Q यहाँ पर, Q चॉइस यहाँ पर, Q चॉइस यहाँ पर, Q चॉइस यहाँ पर है। तो टोटल हो गया Q⁻n। लेकिन अगर मैंने सब जगह 0 0 0 0 रख दिया तो ये तो 0 वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 वेक्टर बन जाएगा। 0 वेक्टर तो क्या होता है? LD बनाएगा। मुझे तो Li वेक्टर ऐड करना है ना, एक्सटेंड करना है इसको, n+2 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस बनाना है। तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस तरह से मैं पहला वेक्टर अपना चूज कर पाऊंगी,
ठीक है, तो हम सिर्फ इन n प्लेसेस की ही बात करेंगे। जो बचे हुए प्लेसेस है अगर उन पर हम कुछ भी रखेंगे तो वहाँ उनको तो मैं ये जो सबस्पेस है ना ये जो बेसिस है ना W की, इससे उनको मैं स्पैन कर पाऊंगी। ठीक है, ओके, तो ये मेरा पहला वेक्टर चूज हो गया। अब मुझे एक और वेक्टर चूज करना है, वो दूसरा कैसे चूज करूंगी? और दूसरे के लिए भी मेरे पास कितने प्लेसेस हैं? n प्लेसेस हैं, और ईच प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? q चॉइसेस हैं। तो मैंने सेम q रेज टू पावर n आ गया। लेकिन अब क्या दिक्कत है, अगर मैंने ये जो वेक्टर चूज किया था इसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल चूज कर लिया, कोई स्केलर मल्टीपल यानी अल्फा बिलोंग्स टू FQ, कोई स्केलर मल्टीपल चूज कर लिया तो वो Li नहीं रह पाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। तो मुझे ये जो FQ, ये जो पहला वेक्टर मैंने चूज किया ना, इसके सारे मल्टीपल्स, सारे स्केलर मल्टीपल्स क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं इसके? अगेन फील्ड पर पहुंच जाओ। फील्ड क्या थी हमारी? FQ फील्ड थी जिसमें Q एलिमेंट्स थे, राइट। तो इसके कितने स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं? Q स्केलर मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, उसमें ये खुद भी आ जाएगा। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? Q माइनस करना पड़ेगा। तो Q रेज टू पावर n थे, उसमें से मुझे Q माइनस करना पड़ेगा टू चूज द सेकेंड Li वेक्टर। ठीक है, तो अब मैंने ये क्या किया है, जो बचा हुआ n डायमेंशन वेक्टर स्पेस था उसमें से 2 Li वेक्टर चूज किए हैं। पहले वाले को चूज किया तो ये प्रोबेबिलिटी आई, दूसरे वाले को चूज करने का ये तरीका आया। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व कीजिए, अब ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये तो ठीक है, यहाँ तो n डायमेंशन का था, कितना भी हो सकता है, और उसमें से मैंने उसमें से मैंने 2 Li वेक्टर चूज किए हैं। हाँ ठीक है, चूज कर लिए तुमने, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि ये तो जरूरी नहीं है। सपोज जैसे ये V1 है और ये कुछ और ले लेते हैं, U1 U2 ले लेते हैं, U1 U2 ले लेते हैं। सपोज ये एक सबस्पेस जनरेट कर रहे हैं, U1 U2 Li है, तो ये एक 2 डायमेंशन का सबस्पेस जनरेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस सबस्पेस में और भी तो वेक्टर होंगे ना, जो और भी तो हम पेयर ढूंढ सकते हैं जो इस सबस्पेस को जनरेट कर रहे होंगे, जो इसी सबस्पेस को जनरेट कर रहे होंगे, सेम सबस्पेस को जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको तो रिपीट नहीं करना है हमें, राइट। रिपीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें चूज तो कर ली कि हम 2 वेक्टर्स जो है n डायमेंशन में से ऐसे चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि रिपीटेशन हो रही है। कैसे रिपीटेशन हो रही है कि सपोज U1 U2 Li थे, देन एक और मुझे मिल गया कि W1 W2 भी Li थे, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों ही क्या कर रहे हो? सेम सबस्पेस जनरेट कर रहे हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो रिपीटेशन वाली पॉसिबिलिटीज है इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ये चीज देखी होगी, जैसे हमारे पास है P P N, इनको मुझे अरेंज करना है। कितने लेटर्स बना सकती हूँ मैं? 3 लेटर्स इससे, तो 3 है, तीनों को अरेंज करने की पॉसिबिलिटी कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से। लेकिन ये जो 2 की रिपीटेशन है इससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि P P N लिखूं, मतलब पहले ये वाला P रखूं या ये वाला P रखूं, बने तो यही गा ना। पहले पर ये रखूं, पहले पर ये रखा, दूसरे पर ये रखा, या फिर पहले पर ये रखूं, दूसरे पर ये रखूं। ठीक है, तो ऐसे ही हर केस में क्या हो रही है? रिपीटेशन, मतलब दोनों चीजें सेम ही को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं रिपीटेशन को एक्सक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने 2 तो चूज कर लिए, n डायमेंशन वेक्टर स्पेस से 2 वेक्टर चूज कर लिए, लेकिन वो जो सबस्पेस जनरेट करेंगे वो 2 वेक्टर्स, वो कोई और 2 भी ऐसे हमें पेयर मिल सकते हैं जो सेम सबस्पेस जनरेट करें। ठीक है, तो अब इस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब 2 वेक्टर्स चूज करने के बाद ये जो सबस्पेस जनरेट कर रहे हैं इसमें और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब इस 2 डायमेंशन के सबस्पेस में हमें और कितने पेयर मिल सकते हैं और कितनी इसकी बेसिस मिल सकती है। एक 2 डायमेंशनल सबस्पेस के लिए और कितनी बेसिस मिल सकते हैं, उससे हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या है? 2 डायमेंशनल सबस्पेस है। ठीक है, तो अब 2 डायमेंशनल सबस्पेस में 2 वेक्टर चूज करने, और 2 वेक्टर कैसे चूज करने? Li चूज करने हैं। 2 डायमेंशन है तो 2 ही प्लेसेस पर हमें ऊपर नीचे करना है, 2 ही प्लेसेस पर चेंज करेंगे। ईच प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? Q चॉइसेस हैं, Q इधर Q इधर, तो ये हो जाएगा Q²
-1 करना पड़ेगा पहला वेक्टर चूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि 0 नहीं चूज कर सकते। ठीक है, दूसरा चूज करने के लिए मुझे q² माइनस q करना पड़ेगा। इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक सब स्पेस के लिए मैं इतने तरीके से उसका बेसिस जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे क्या होंगे, बेसिस बना देंगे, ऐसे करके चूज करेंगे वेक्टर्स को। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें n+2 डायमेंशन का निकालना पड़ेगा कहाँ से, FQ2n में। उसको हमने रिड्यूस किया कि हमें बेसिकली जो बचा हुआ n डायमेंशन सब स्पेस है जो W के बाहर है, ठीक है, W का कॉम्प्लीमेंट है, उसमें से हमें मतलब 2 Li वेक्टर चूज करने हैं, मतलब उसमें से हमें एक 2 डायमेंशन सब स्पेस निकालना है। ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो वेक्टर बनाओगे ना आप, जैसे ये जो वेक्टर चूज कर रहे हैं वो 2n टपल ही है, लेकिन जो n यहाँ पर पाइवोट बन गए वो तो हम इसी से स्पैन करवा लेंगे। ठीक है, तो बची हुई जो n पोजीशन है वहां पर हमारे पास क्या आएंगी, प्रोबेबिलिटीज आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो हमारी क्या रिड्यूस हो गई, n डायमेंशन में से 2 डायमेंशन का ढूंढना था। अब वो जो 2 डायमेंशन का तो ढूंढ लिया हमें, फिर वहां पर हमें क्या पता चला कि भाई कुछ रिपीटिशन हो रही है। ठीक है, 2 सेम वेक्टर मिलकर भी 2 वेक्टर्स जो अलग अलग पेयर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सेम ही सब स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा रिपीटेशन वाली कंडीशन से। ठीक है, तो हमारे पास इससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, q⁻n−1 इंटू q⁻n−q। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। नाउ सपोज इसमें अगर आपको n+2 डायमेंशन ना दिया होता, आपको बोल देता कि हमारी जो रैंक है वो क्या है, 2n-1 डायमेंशन है। हमारी रैंक क्या है, 2n-1 डायमेंशन है। तो अब बताओ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 डायमेंशन का सबस्पेस। मैंने बोला कि मेरी रैंक जो है किसकी, ए की, वो क्या है, 2n-1 है, और मुझे चूज करना है v जिसका डायमेंशन क्या हो, 2 हो, और w उसमें क्या हो, कंटेन्ड हो। तो बताइए इसकी क्या होगी चॉइसेस, कितने सबस्पेस में ऐसे ढूंढ पाऊंगी 2 डायमेंशन के सच दैट w उसमें कंटेन्ड हो। सबसे पहले तो बताइए w का डायमेंशन क्या आएगा, w का डायमेंशन क्या आएगा, नलिटी ऑफ ए के बराबर, और नलिटी ऑफ क्या, ए क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, w का डायमेंशन क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या करना है, v ढूंढना है जिसमें डायमेंशन 2 है, मतलब एक Li वेक्टर और ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस 2n-1 जो बचा, जो इस w के बाहर था, w के बाहर जो सबस्पेस बचा उसमें क्या होंगे, 2n-1 डायमेंशन का होगा। अब वो जो 2n-1 डायमेंशन का सबस्पेस है उसमें से मुझे क्या चूज करना है, एक Li वेक्टर चूज करना है। ठीक है, एक Li वेक्टर चूज करना है, फील्ड में FQ ही रख रही हूँ। ठीक है, एक Li वेक्टर चूज करने की क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, कितनी चांसेस हो जाएंगे, कितने तरीके से ढूंढ पाएंगे हम। तो देखो अब मेरे पास कितने प्लेसेस पर चॉइसेस है, q⁻2n-1 आएगा, क्योंकि अब मुझे 2n-1 डायमेंशन में से एक Li वेक्टर चूज करना है, और इसमें से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 0 0 वाला मैं नहीं ले सकती। तो सेम आप इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर आप एक 2n टपल बना लीजिए। अब w का डायमेंशन 1 है, इसका मतलब एक में तो पाइवोट आ गया। अब उसकी जगह पर आप कुछ भी नॉन जीरो एंट्री रखते जाओ, उसको तो मैं यहीं से स्पैन कर पाऊंगी। तो जो बचे हुए हमारे पास, जो बचे हुए 2n-1 पोजीशंस है, वहां पर मुझे पाइवोट ऐड करना पड़ेगा। अब वो पाइवोट ऐड करना है तो ईच प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, q चॉइसेस हैं। पाइवोट ऐड करना तो 0 थोड़ी, तो 0 वाली, सारी 0 0 0 वाली मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2n-1 डायमेंशन में से एक डायमेंशन, एक Li वेक्टर चूज करने का तरीका। अब एक Li वेक्टर चूज कर लिया, अब उसके जितने भी स्केलर अब हम पहुंच गए 1 डायमेंशन पर। अब 1 डायमेंशन में अगर हमारा 1 डायमेंशनल सबस्पेस है तो
उस डायमेंशन, उस सबस्पेस को जनरेट करने के लिए बेसिस में एक ही वेक्टर जाएगा, ठीक है। तो उसकी बेसिस चूज करने के कितनी तरीके होंगे, क्योंकि उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो हम कहाँ पहुंच गए, वन डायमेंशन में। तो मतलब एक ही वेक्टर चूज करना है, हाँ जी एक ही वेक्टर चूज करना है, मतलब एक ही प्लेस पर हमारे पास क्या है, चांसेस हैं। तो q⁻1 होगा, ठीक है। और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, q⁻2n - 1 - 1/q। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, देखो नाउ सपोज मेरे पास था ये 3 डायमेंशन का, ए मेरे पास 3 डायमेंशन का है, ठीक है। डब्ल्यू मेरे पास 1 डायमेंशन का, नाउ सपोज हमारे पास 1 डायमेंशन का, तो हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 डायमेंशन के सबस्पेस ढूंढने हैं, ठीक है, सच दैट जिसमें एक्स कंटेंट हो, जिसमें एक्स कंटेंट हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ही एल वेक्टर इसमें ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है, मतलब इसमें फर्स्ट वाली पोजीशन पर तो पाइवोट आ गया, तो अब बच गई मेरे पास 2 पोजीशन। या तो मैं यहाँ पाइवोट ऐड कर सकती हूँ, मैं यहाँ पाइवोट ऐड कर सकती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पाइवोट ऐड किया तो यह आ जाएगा 0 1 0। ये वाला वेक्टर मैंने क्या कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया li। तो e1 और e2 ये क्या बनाएंगे, एक 2 डायमेंशन का सबस्पेस बनाएंगे, इनका जो स्पैन होगा, हाँ जी बनाएंगे। दूसरा और क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर भी जोड़ सकती थी, मैं यहाँ पर भी क्या कर सकती थी, पाइवोट जोड़ सकती थी। तो 0 0 1 ये भी जोड़ सकती थी, यानी e1 e3 भी बना सकता था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर 1 जोड़ने के बजाय 2 भी जोड़ सकती थी। FQ पर डिपेंड करेगा ना, एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, FQ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 भी जोड़ सकती थी। मैं यहाँ पर Q है, मान लीजिए F3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 जोड़ सकती हूँ, 1 जोड़ सकती हूँ, 2 जोड़ सकती हूँ, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती, e1 जोड़ सकती थी, फिर 2 e2 ले लेती, फिर मैं क्या कर सकती, e1, अच्छा यही 2 है क्योंकि हमने फील्ड क्या लिया, F3 ली है, कोई और स्केलर मल्टीपल नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं 0 0 2 भी जोड़ सकती थी, तो e1 और 2 e3 भी ले सकती थी। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये जो है, ये क्या सेम ही सबस्पेस जनरेट करेंगे, एक्स जेड प्लेन। ये और ये सेम सबस्पेस जनरेट करेंगे, कौन सा, एक्स वाई प्लेन। तो क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको लॉजिकली देख सकते हैं, आपको याद करने की, अगर आपको याद नहीं रहता है लेकिन आपको याद रहता है तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट हमें दिया है, और हमें इसकी आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बेसिकली हमें इसकी आइगन वैल्यूज और रूट्स के बारे में बात करनी है कि वो कहाँ लाई करेंगे सारे आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी है, इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो क्या बनेगा, एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, राइट। एंड वो कहाँ पर होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किससे बिलोंग करेगा, Cx से बिलोंग करेगा। कोएफिशिएंट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फील्ड होती है वो क्या होती है, अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है। तो वहाँ उस पर जितने भी पॉलिनोमियल्स डिफाइंड होंगे उनके सारे रूट्स कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में जाएंगे। तो जो 3 डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसके जो रूट्स होंगे उनको हम मान लेते हैं λ1, λ2 और λ3, ठीक है। ये हमारे 3 रूट्स हो गए, यही क्या बन जाएंगे, हमारी आइगन वैल्यूज बन जाएंगी। तो मतलब हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई, λ1, λ2, λ3। अब ये बराबर भी हो सकती है, रिपीटेड भी हो सकती है, λ1 λ2 के बराबर हो सकती है, λ1 λ2 λ3 बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन हो सकता है, वो हमने कंसिडर किया कि 3 आएंगे। देन हमें बोला है कि इसका जो ट्रेस है वो क्या है, 1 है, ट्रेस 1 है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 हमारे पास क्या दिया है, 1 दिया है। डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 दिया है, यानी λ1 λ2 λ3 ये भी हमें क्या दिया है, 1 दिया है। सपोज फर्दर दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 1, एक आइगन वैल्यू हमें दे दी थी, तो हम मान लेते हैं कि λ1 हमारे पास 1 है, λ1 हमारे पास 1 है। तो जो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन λ2 और λ3 में रिड्यूस हो जाएंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास λ2 प्लस λ3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब λ2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ λ3 हो जाएगा, राइट। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास आ गया कि λ2 λ3 का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। λ2 की जगह माइनस ऑफ λ3 रखूंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस λ3 का स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर है, यानी λ3 का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो λ3 के लिए क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, या तो वो प्लस आयोटा होगी या फिर माइनस आई होगी, ठीक है। अगर λ3 प्लस आई हुई तो λ2 क्या बन जाएगा, -i, और अगर λ3 माइनस आई हुई तो λ2 बन जाएगा +i। तो इसका मतलब हमारे पास जो आइगन वैल्यूज का सेट है वो ये बन जाएगा 1i एंड -i, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होनी ही चाहिए, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज़ रिपीटेड रूट्स, ए के पास रिपीटेड रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पास नहीं। हमारे पास तो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1, हर एक आइगन वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है, मॉड्यूलस क्या होना चाहिए, 1। क्या 1 है, हाँ जी, 1 का भी मॉड्यूलस 1 आएगा, आयोटा का भी 1 आएगा और माइनस आयोटा का भी 1 आएगा। ये तीनों हमारी क्या कर रही है, यूनिट सर्कल पर लाई कर रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड स्टेटमेंट, क्या बोल रही है कि ए डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू ऑन इमेजिनरी एक्सेस, ए की आइगन वैल्यू इमेजिनरी एक्सेस पर नहीं है। इमेजिनरी एक्सेस मतलब यहाँ होनी चाहिए। इमेजिनरी एक्सेस पर कब लाई करेगा, जब रियल पार्ट जो है वो 0 हो और इमेजिनरी पार्ट जो हो वो क्या हो, इमेजिनरी पार्ट हो वो नॉन ज़ीरो हो, राइट। रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तभी इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। यहाँ पर हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज ऐसी आ रही हैं जो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेंगी, +i इस तरफ आएगा और -i इस तरफ आएगा। इसने बोला एक भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है कि ए स्क्वायर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 1 1 1 बननी चाहिए, राइट। अब ए की आइगन वैल्यू हमें पता है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, आयोटा का -1, ओके। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो इसकी ए स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यूज क्या बनेंगी, 1 -1 -1 रिपीटेड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 1 1 नहीं आई, इसका मतलब ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, राइट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने आइगन वैल्यू ट्रेस से कैसे रिलेट करती है, डिटर्मिनेंट से कैसे रिलेट करती हैं। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, जीरोज होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं रूट्स होती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। जीरोज होती है आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, राइट। उससे रिलेट किया है हमने, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या कहा है, लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस। अब हम बात करें वेक्टर स्पेस की, उसके स्पैनिंग सेट की और बेसिस की, उस पर बातचीत होगी। तो लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस, यानी हमारी जो फील्ड है अंडर कंसिडरेशन वो क्या है, रियल नंबर्स की है। सपोज दैट यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कंटेन्ड इन वी, तो ये क्या है, सबसेट है किसका, वी का, ठीक है। इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ वी। स्पैनिंग सेट का क्या मतलब है, किसी सेट को या किसी सबसेट ऑफ वी को हम कब बोलेंगे कि वो स्पैनिंग सेट है वी का, हम ये तब बोल पाएंगे जब स्पैन ऑफ दैट सबसेट यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई किसके बराबर हो, वी के बराबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि v का कोई भी एलिमेंट मैं स्मॉल v लेकर आऊं, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u v w x y, ठीक है। v को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और v क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब v कैपिटल V के हर एक एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो ये सेट हमारा क्या बन जाएगा, स्पैनिंग सेट बन जाएगा v का। अब स्पैनिंग सेट है
तो हमने कुछ ऐसा तो बोला नहीं कि ये इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होना पड़ेगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा हमेशा, या फिर ज़ीरो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं बोला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पैनिंग सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता है। स्पैनिंग सेट में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और हो सकता है कि ये ना हो उसमें, ठीक है। स्पैनिंग सेट बेसिकली सिर्फ एक सबसेट हो है जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को लिखा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड दैट यू वी एक्स वाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इन्होंने बोला कि ये जो सबसेट हमने लिया था, इस सबसेट में अगर हम यू वी एक्स और वाई लेते हैं तो ये जो सबसेट है ये बन जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। सिर्फ इसने बोला कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये नहीं बताया। हो सकता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर कोई सेट है तो उसका एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। अब इसका कोई भी सबसेट अगर मैं लूँ, मतलब इसमें 4 एलिमेंट है, अगर मैंने कोई 3 लिया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। लेकिन इसके सुपरसेट के बारे में क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है कि इसमें मैंने W ऐड किया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहे, W इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखा जा रहा हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि W इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है और ये एक LD सेट बन जाए, लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट बन जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट। यहाँ से हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट ये जो है ये स्पैनिंग सेट है V का, ये हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरीली ट्रू होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बोल रही है कि द डायमेंशन ऑफ V इज 4 और 5। V का जो डायमेंशन है, V है वेक्टर स्पेस, तो बेसिस है तो डायमेंशन है। डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है अ सबसेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और स्पैनिंग सेट भी होना चाहिए वेक्टर स्पेस V का। स्पैनिंग सेट होना चाहिए मतलब स्पैन करेगा पूरा V को, V के हर एक एलिमेंट को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है उसको, कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब सारे जो उसमें अंदर वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जाने चाहिए। या फिर दूसरी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि जब हम इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन सच एज α1 u प्लस α2 v, ठीक है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे सारे जो स्केलर्स हैं वो क्या आने चाहिए, नेसेसरीली 0 आने चाहिए। ठीक है, 0 की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, या फिर इन दोनों के इक्विवेलेंट हम क्या बोल सकते हैं, बेसिस की एक और डेफिनेशन जैसे आ जाएगी कि V के हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी, यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस बेसिस। ठीक है, तो बेसिस क्लियर है। अब बेसिस के लिए हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ V n है और हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जिसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का जिसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट है, तो हमें स्पैनिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पैन कर रहा है या नहीं, डायरेक्टली हम क्या बोल देते हैं कि ये बेसिस बन जाता है। ये थ्योरम आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। और अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास एक सबसेट है V का जो कि स्पैनिंग सेट है V का और इसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट है, तो उसको हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि वो बेसिस है। ठीक है, ओके। और इन्हीं से जब हम प्रूव करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है कि बेसिस जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है उस V का, लार्जेस्ट पॉसिबल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है। मतलब अगर किसी सबसेट में
बेसिस से ज़्यादा एलिमेंट है तो वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो बेसिस जो होता है कि वो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट पॉसिबल है वी का कंटेनिंग दोज वेक्टर्स। और अगर हम वेक्टर्स चेंज कर देंगे तो हमें और कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वेक्टर्स का, लेकिन नंबर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बेसिस के मैक्सिमम बेसिस के बराबर जा सकता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट की कार्डिनैलिटी। ओके, सिमिलरली स्पैनिंग सेट के लिए क्या बोल सकते हैं कि बेसिस हमारा स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्पैनिंग सेट है। मतलब कि उससे छोटा सेट अगर आपने लिया, उससे छोटा सेट लिया, उसका कोई सबसेट लिया, या फिर आपने कोई ऐसा सबसेट लिया जिसकी कार्डिनैलिटी n से कम है, डायमेंशन से कम है, वो कभी भी स्पैन नहीं कर पाएगा कंप्लीट वी को, वो कभी भी स्पैन नहीं कर पाएगा कंप्लीट वेक्टर स्पेस वी को। क्लियर है? ओके, अच्छा, अब अगर हमारे पास एक स्पैनिंग सेट है वी का, स्पैनिंग सेट है वी का, तो उससे बेसिस निकालते कैसे हैं? उस मैकेनिज्म से आप ये समझ पाएंगे कि बेसिस हमारा स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है। देखो, इससे बेसिस कैसे निकालेंगे वेक्टर स्पेस वी की? हम क्या करते हैं, जो जो लीनियर, जैसे हमारे पास ये इन्होंने बोला स्पैनिंग सेट है, मतलब ये पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सबसेट पर बातचीत करेंगे। इस सबसेट में जो जो वेक्टर्स, बाकी जो वेक्टर्स इसमें लिखे हुए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। मतलब कि इस सबसेट में जो जो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उनको रिमूव करने से स्पैनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तभी भी क्या करेंगे, उसको स्पैन कर पाएंगे, वी को स्पैन कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो सबसेट है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। फिर हम एक स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर ये सारे एलिमेंट्स जो इसके थे वो क्या बन जाएंगे, रिमूव करने के बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, बाकी किसी को हम दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे। तो वही हमारा क्या बन जाता है, बेसिस बन जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके रिड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम स्मॉलेस्ट पर पहुंच जाएंगे, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट, अब उसमें से कोई भी रिड्यूस किया तो हम क्या कर पाएंगे, स्पैन नहीं कर पाएंगे वी को, क्योंकि हमने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर रिमूव कर दिया। ठीक है, वो पूरा एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें हमने वो पूरा डायमेंशन रिमूव कर दिया, तो पूरा वेक्टर स्पेस कैसे स्पैन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बातचीत कर रहे थे कि स्पैनिंग सेट से हम बेसिस कैसे निकाल सकते हैं, रिड्यूस करके। इसलिए जो बेसिस है वो क्या बन जाता है, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट बन जाता है। ओके, अब हम वापस से आते हैं हमारे स्टेटमेंट 1 पर। इसमें क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ वी या तो 4 पॉसिबल है या 5 पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर, ये जो सबसेट है हमारा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये स्पैन कर रहा है पी को, बेसिस क्या है, स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है। तो बेसिस, डायमेंशन क्या है, बेसिस का नंबर, बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं वो बता रहा है, वो नंबर बता रहा है। तो बेसिस में कितने एलिमेंट जा सकते हैं, इसी पर हमें बातचीत करनी है। बेसिस होता है स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट, ये एक स्पैनिंग सेट है, तो स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट में इससे तो कम एलिमेंट होंगे या इसके बराबर एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। बेसिस में इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, बेसिस में किसी भी स्पैनिंग सेट से लेस देन और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस की कार्डिनैलिटी जो होगी, या फिर हम डायमेंशन की बात करें, वो क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो सकता है। अच्छा, अब क्या बोला था कि बेसिस जो है वो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। ठीक है, जो डायमेंशन है वो लार्जेस्ट कार्डिनैलिटी बता देगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट अगर हम बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी हो सकती है, बेसिस के बराबर हो सकती है। ठीक है, मतलब डायमेंशन के बराबर हो सकती है। तो हमें क्या दिया है कि यू वी एक्स वाई जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वी का। इसका मतलब कि इससे कम भी नहीं हो सकती बेसिस, इससे कम भी नहीं हो सकता बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब हमारा जो डायमेंशन है वो 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, थ्योरम्स क्लियर होनी चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू कंक्लूड दिस इमीडिएटली। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि इफ
मान लेते हैं कंडीशन ये है कि 2u माइनस 3v प्लस 5w किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन vw(xy) जो है वो बेसिस बन जाएगा v का। अच्छा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमें दिया था कि u v x y जो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब इन चारों में से इनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बना के दी है। अब इस इक्वेशन से मैं क्या देख पा रही हूँ कि 2u किसके बराबर आ जाएगा, 3v माइनस 5w, यानी u को मैं v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। या फिर अगर आप v निकालेंगे तो v को आप u और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। अगर आप w निकालेंगे तो w को आप u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। ये चीज देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो w हमने देखा कि वो इन u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो w को रिमूव करने के बाद क्या बन जाएगा, ये स्पैनिंग सेट रहेगा, स्पैनिंग सेट रहेगा। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बच जाएगा, अभी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमें ये भी दिया है, इसमें क्या है, w तो हटाया हुआ है, ये भी दिया है कि u v x y क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसका, वेक्टर स्पेस v का। इसका मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन दी है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सबसेट है u v x y ये हमारा स्पैन भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगर हमारे पास कोई 4 कार्डिनैलिटी का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिल रहा है या 4 कार्डिनैलिटी का स्पैनिंग सेट मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि बेसिस है, बोल देंगे ना। तो यहां पर हमारे पास क्या बोला है कि देन vw(xy) बेसिस बना देगा v का। अब इसमें 4 एलिमेंट तो हैं, ठीक है। तो या तो हम ये प्रूव कर पाए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या हम ये प्रूव कर पाए कि ये स्पैन कर रहा है v को। दोनों ही केसेस में हम इसको बेसिस बोल पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि v है, w है, x है और y है। स्पैनिंग सेट क्या था हमारा, ये था, ठीक है। अब हमें क्या रिलेशन दिया, ये रिलेशन दिया है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें u नहीं है, राइट। तो अगर मैं u को इसमें जो एलिमेंट्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊं तो ये भी स्पैनिंग सेट बन जाएगा, v का बन जाएगा। और u को मैं इनमें लिखे हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन दी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u किसके बराबर आ जाएगा, 3/2v माइनस 5/2w आ जाएगा। मतलब u को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। तो u यहाँ से रिमूव कर दूंगी तो vw(xy) क्या बनेगा, स्पैनिंग सेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो vw(xy) स्पैनिंग सेट है और इसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारी क्या है, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। जो मैंने थ्योरम्स बताई थी उनको आप रिलेट करके यहाँ पर भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट 3। ये क्या कह रही है कि इफ u माइनस 6v प्लस 7w, अब इसमें जो हमने निकाला था ना कि डायमेंशन ऑफ v 4 है, उसको भूल जाइए, खत्म। अब थर्ड स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली रीड करेंगे, ठीक है। If u minus 6v plus 7w is equals to 0, then the span of vwx is a 2-dimensional vector space. अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है u v w का, तो जो स्पैन ऑफ vwx है वो एक 2-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनेगा। हमें ये चीज चेक करनी है। 2 डायमेंशन मतलब इसमें से सिर्फ 2 ही li वेक्टर है, मतलब इनमें से किसी एक को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता होगा, ठीक है, तभी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए। अगेन इसी तरह सोचेंगे। देखो अब यहाँ पर अगेन हमें u v w में क्या दिया है, रिलेशन दिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास v है, w है, x है, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, v है, w है,
और x है, तो मैं यहाँ से u निकाल लेती हूँ। u क्या हो जाएगा 6v माइनस 7w, मतलब u को v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो स्पैनिंग सेट था v का, अगर उसमें से मैं u रिमूव कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी क्या बना रहेगा, स्पैनिंग सेट बना रहेगा। इसका मतलब कि v w x y जो है वो स्पैनिंग सेट बन जाएगा किसका, v का। इसका जो स्पैन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। अब इसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और हमें बोला था कि v का जो ये सबसेट है u v x y क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट में भी हमने क्या कंक्लूड किया है कि v का डायमेंशन या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक स्पैनिंग सेट मिल गया जिसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट हैं। तो डायमेंशन क्या बन जाएगा v का डायमेंशन क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूड कर पा रहे, बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट एंड बेसिस इज द लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। अब 4 से छोटा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट उसमें होंगे, बट वो बेसिस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बेसिस में मिनिमम 4 एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी सबसेट मिल गया जो स्पैनिंग सेट भी है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 4 का। अब मैंने क्या बताया था कि ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका हर एक सबसेट भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका जो सबसेट है v w x, ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या बनेगा, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनेगा। इसने बोला 2 डायमेंशनल है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये समझ आया ना कि 5 डायमेंशन क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि अगर डायमेंशन 5 होता है वेक्टर स्पेस का तो उससे छोटा स्पैनिंग सेट मिलता ही नहीं, लेकिन मुझे 4 एलिमेंट्स के साथ स्पैनिंग सेट मिल रहा है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या पॉसिबल होगा, डायमेंशन ओनली पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि 4 ही पॉसिबल होगा। ठीक है, वहां से हमारे पास ये आ गया कि वी डब्ल्यू एक्स एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 4। इसमें बोला है कि इफ u प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स देन u v w y इज अ बेसिस ऑफ v। ठीक है, तो हमारे पास बोला इन्होंने कि u प्लस u किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से हमारे पास u भी है, v भी है, w भी है, तो हमें x निकाल लेते हैं। तो x क्या आ जाएगा, x को मैं लिख सकती हूँ u प्लस w माइनस v लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं x को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ u, w और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इस स्पैनिंग सेट से x रिमूव करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी ये स्पैनिंग सेट बना रहेगा। मतलब कि u, v, w, y हमारा एक स्पैनिंग सेट बन गया। किसका, v का स्पैनिंग सेट बन गया है। हाँ जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या देखा था कि इसका डायमेंशन या तो 4 पॉसिबल है या 5 पॉसिबल है। अब मुझे 5 वाला केस तो हट गया क्योंकि उससे छोटा स्पैनिंग सेट मिल रहा है, तो 4 ही डायमेंशन होगा। 4 डायमेंशन है तो इसका मतलब अगर मुझे 4 एलिमेंट्स के साथ एक स्पैनिंग सेट मिल रहा है तो वही क्या बन जाएगा, इसका बेसिस बन जाएगा। तो यू वी डब्ल्यू वाई बेसिस बन जाएगा वी का। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा और थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमने पहले प्रॉपर्टीज देखी उन्हीं का हमें यूज करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या कह रहा है कि लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस। अब हम इसमें बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पर, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स पर और उससे जनरेटेड सब स्पेस पर। ठीक है, let V be a real vector space and LV denote the space of linear operators on V। ठीक है, स्पेस ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स यानी इसमें हमने सारे ऑपरेटर्स इकट्ठे कर लिए हैं जो V से V पर डिफाइन किए जा सकते हैं। लेट T बिलोंग्स टू LV, लेट T हमने कोई LV से बिलोंग किया, मतलब एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम V टू V। बी अ नॉन जीरो ऑपरेटर, मतलब T जो है वो जीरो ऑपरेटर नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो V के सारे एलिमेंट्स को 0 पर भेज रहा है। सच दैट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। इसका मतलब क्या है, ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, आइडेम्पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसका एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा वो या तो क्या हो सकता है एक्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है एक्स माइनस वन हो सकता है, या फिर एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो क्या करता है, एनिलिएटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। ओके, तो अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल को ऑपरेटर सेटिस्फाई करेगा, राइट। मिनिमल पॉलिनोमियल इज द लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल सच दैट उसमें अगर हम टी सब्सटीट्यूट करें एक्स की जगह पर तो वो क्या दे, उसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, टी उसका रूट बन जाए। सो अगर मैं टी यहाँ पर रखूँ तो टी इज इक्वल्स टू 0, लेकिन इन्होंने बोला टी नॉन जीरो है तो ये मिनिमल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मिनिमल हो सकता है, हो सकता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि टी किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ये मिनिमल हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये मिनिमल है तो टी की या तो 0 आइगन वैल्यू हो सकती है या फिर 0 आइगन वैल्यू 1 हो सकती है। और अगर टी आइडेंटिटी है तो इसकी आइगन वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, 1 1 जो भी इसका साइज है उसके हिसाब से, मतलब आइगन वैल्यू सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। ओके, तो इन सब से हमारे पास ये आया कि जो टी ऑपरेटर है वो इस तरह का है कि उसके पास एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, इसलिए उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल उसके केसेस हमने लिखे, उसमें से 0 वाला हमने रिमूव कर दिया क्योंकि नॉन जीरो ऑपरेटर बोला है। तो टी या तो आइडेंटिटी हो सकता है या फिर टी इस तरह का हो सकता है, उसका मिनिमल ये हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर जो है वो टी के बराबर हो, आइडेंटिटी ना हो और 0 भी ना हो। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का 1 1 0 0 0 0 0 0। अगर हमारी बी वेक्टर स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पर लेकिन वेक्टर स्पेस का कोई डायमेंशन दिया नहीं है। आगे क्या किया इन्होंने, कंसिडर द सबस्पेस W ऑफ LV। LV का सबस्पेस है यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही आएंगे। ओके, स्पैन्ड बाय I एंड T रेज़ टू पावर N, N इज अ पॉजिटिव इंटीजर। स्पैन्ड बाय मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, I और T रेज़ टू पावर्स का हमें क्या लेना है, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। बेसिस ये बनेगा ना, बेसिस के बारे में अभी नहीं पता, हमें स्पैनिंग सेट पता है। स्पैनिंग सेट बोलते ही हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि वो बेसिस है, क्योंकि स्पैनिंग सेट जरूरी नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ओके, तो स्पैनिंग सेट हमारा यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी भी पावर्स हम कर सकते हैं टी की, वो सारा हमारा यहाँ पर स्पैनिंग सेट है। नेक्स्ट हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरीली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नेसेसरीली ट्रू होंगी। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि W का डायमेंशन ओवर R, ठीक है, B क्या था, रियल वैल्यू वेक्टर स्पेस था, तो W का डायमेंशन ओवर R क्या 2 होगा हमेशा, देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, स्पैनिंग सेट है। अब हमने देखा था कि एक क्या पॉसिबिलिटी है कि T जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाए। जब हमारा T आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा तो स्पैनिंग सेट क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी पे रिड्यूस हो जाएगा, आइडेंटिटी पे रिड्यूस हो जाएगा। तो उससे स्पैन होने वाला सबस्पेस क्या होगा, W होगा, यानी स्पैन ऑफ I क्या बनेगा, W बनेगा। अब उसमें क्या कैसे एलिमेंट जाएंगे, स्पैन ऑफ W में, सॉरी स्पैन ऑफ I में कैसे एलिमेंट जाएंगे, 0 जाएगा और सारी स्केलर मैट्रिसेस चली जाएंगी। ठीक है, उसका डायमेंशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सिर्फ यही तो बेसिस बना, एक ही तो एलिमेंट आया, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। इसने बोला कि 2 होगा, नहीं। अब इसके अलावा दूसरा केस क्या था, जब हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी टाइप का हो और टी हमारा ना आइडेंटिटी हो और ना ही हमारे पास टी 0 मैट्रिक्स हो। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, स्पैनिंग सेट क्या है, आइडेंटिटी देन टी। ठीक है, टी हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर है नहीं, तो ये LI हो गया। ओके, देन हमारे पास टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर जो है वो टी के बराबर ही, तो टी स्क्वायर की जगह टी रखूंगी, टी और टी तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा, फिर आगे हमारे पास टी क्यूब। टी क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकती हूँ। टी स्क्वायर टी है इंटू टी, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया, वो किसके बराबर हो गया, टी हो गया, मतलब टी क्यूब भी क्या हो गया, टी हो गया। T4 क्या आएगा, वो भी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा।
T5 क्या बनेगा, वो भी T बन जाएगा। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट ये भी ध्यान रख सकते हो कि अगर आपके पास कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो T रेज टू पावर n जो है वो क्या होगा, हमेशा T होता है। ठीक है, T की पावर 1 T, T की पावर 2 T, T की पावर 3 T, हमेशा क्या आएगा, T ही आएगा। तो ये जो बाकी जो पावर्स थी हमारी स्पैनिंग सेट में, ये सारी क्या है, बेसिकली T ही बन जाएंगी। T ही बन जाएंगी तो हम स्पैनिंग सेट से बेसिस निकालने के लिए क्या करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट्स को हटा देंगे, लीनियरली डिपेंडेंट्स को हटा देंगे, सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिस में क्या जाएगा, आइडेंटिटी और T। इन दोनों का स्पैन जो है वो हमारा क्या बनेगा, W बनेगा। इन दोनों का स्पैन जो है W बनेगा। इस केस में हमारा W का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसने बोला था नेसेसरीली ट्रू, तो हर एक कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत हो गई। ओके, अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि द सेट S बिलोंग्स टू W, ये S कहाँ से लिया हमने, W से लिया, स्पैन से लिया है। ठीक है, सच दैट S स्क्वायर इज इक्वल टू S, मतलब S इटसेल्फ क्या बन जाए, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाए। कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, इस सेट में हमेशा क्या जाएंगे, 2 एलिमेंट्स जाएंगे। अच्छा, तो अब हमने देखा था कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है, जो हमने पॉसिबिलिटी देखी थी W के लिए, इसका बेसिस क्या हो सकता है, या तो आइडेंटिटी हो सकता है, या फिर बेसिस क्या हो सकता है, आइडेंटिटी और T हो सकता है। ठीक है, तो W क्या बनेगा, या तो स्पैन ऑफ आइडेंटिटी होगा, मतलब अल्फा टाइम्स आई टाइप का दिखेगा हमारा W, और अल्फा हमारा कहाँ से आ रहा होगा, रियल नंबर से आ रहा होगा। या फिर हमारा क्या दिखेगा, W अल्फा टाइम्स आई प्लस बीटा टाइम T टाइप का दिखेगा, वेर अल्फा एंड बीटा हमारे जो फील्ड से आ रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो दोनों केसेस में हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सच दैट S स्क्वायर S बन जाए। ओके, तो यहाँ पर हम अल्फा आइडेंटिटी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, ये कब आइडेंटिटी के बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर -1 इंटू आइडेंटिटी 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटी तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी अल्फा स्क्वायर -1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी अल्फा स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, +-1 आ जाएगी। यहाँ पर तो 2 आ रही है, यहाँ पर तो 2 ही मैट्रिक्स आ रही हैं, या तो आइडेंटिटी या माइनस आइडेंटिटी। अगर इसका हम सबसेट निकालें ऐसा, तो उसमें क्या आ जाएंगे, आइडेंटिटी एंड माइनस आइडेंटिटी आ जाएंगे। ओके, अब इसका देख लेते हैं। इसमें अगर बात करें तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अल्फा टाइम्स आई प्लस बीटा टाइम्स टी का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, और वो क्या होना चाहिए, अल्फा टाइम्स आई प्लस बीटा टी के बराबर ही आना चाहिए। जनरल एलिमेंट लेकर चल रहे हैं हम, अल्फा और बीटा रियल नंबर से आ रहे हैं, तो स्क्वायर निकालिए, क्या हो गया, अल्फा आई प्लस बीटा टी इंटू अल्फा आई प्लस बीटा टी। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर इज आइडेंटिटी, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा टी, आइडेंटिटी इंटू टी इज टी, प्लस बीटा अल्फा टी इंटू आइडेंटिटी इज टी, प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ टी इज व्हाट, टी हमने कैसा लिया था, सच दैट आइडेम्पोटेंट हो, यानी टी स्क्वायर तो टी के बराबर होगा। तो यहाँ पर टी स्क्वायर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, टी ही बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी, ये हमारे पास अल्फा बीटा टी, और ये है बीटा अल्फा टी। अब जो फील्ड है उसमें तो एलिमेंट्स क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, अल्फा बीटा बीटा अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा टी लिख सकती हूँ, प्लस बीटा स्क्वायर टी हो जाएगा। तो हमारा ये किसके बराबर आना चाहिए, हमें क्या दिखाना है, आइडेम्पोटेंट वाला सबसेट इकट्ठा करना है ना, कौन कौन सी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा आई प्लस बीटा टी के बराबर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी वाले कंपेयर कर लेते हैं, टी वाले कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर जो है वो अल्फा के बराबर आना चाहिए, 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बीटा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा -1 किसके बराबर है, 0 से। अल्फा की वैल्यू आ गई 0, या फिर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास बीटा के पास क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 0 और 1, राइट। अगर मैंने अल्फा 1 रखा, यहाँ पर मैंने अल्फा रखा था 0, अगर मैंने अल्फा 1 रखा,
1 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। तो 2 बीटा इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर कीजिए, बीटा क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास आ गया बीटा, बीटा प्लस 1 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, बीटा तो स्केलर है ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं, 1 ही आएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। तो हमारे पास क्या क्या पेयर बन गया, 0 0 0 1। देन हमारे पास बन गया 1 0 और 1 -1। तो हमारे पास मैट्रिक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन जाएगी, टी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन जाएगी, आइडेंटिटी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी बन जाएगी, आइडेंटिटी माइनस टी। तो जब हम ये वाला सब स्पेस कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स जा रहे हैं सबसेट में, 4 एलिमेंट्स जा रहे हैं, 0 आइडेंटिटी टी और आइडेंटिटी माइनस टी। ये आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारे पास टी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है तो आइडेंटिटी माइनस टी भी एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर बनता है हमेशा, हर कंडीशन में। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, आइडेंटिटी देन हमारे पास आ जाएगा टी एंड हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी इनटू माइनस टी, यहाँ पर आएगा माइनस टी। तो यहाँ पर यही कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी माइनस टी ही आ गया, देखो सेम आ गया। तो ये आप रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, हमेशा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनता है। अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान होगा तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे कि इस सबस्पेस में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी और टी तो होंगे ही, 0 भी जाएगा सबस्पेस में, 0 तो होगा ही, 0 मैट्रिक्स बनेगा। एंड हमारे पास जो और कौन सा बनेगा, हमारे पास आइडेंटिटी माइनस टी। अच्छा, हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, हमें क्या चाहिए था, अल्फा आई का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा आई के बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पर अल्फा आएगा, माई मिस्टेक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्फा की पॉसिबिलिटी या तो 0 या फिर 1। तो या तो आइडेंटिटी या फिर 0, क्योंकि माइनस आइडेंटिटी हमेशा आइडेम्पोटेंट बने, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर आइडेंटिटी हमारे पास 3x3 की हुई, ठीक है, तो हमारे पास माइनस आइडेंटिटी क्या बनेगी, और उसका जब मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी तो नहीं आया है ना, स्क्वायर करेंगे तो 1 आइडेंटिटी आ जाएगा ना, माइनस आइडेंटिटी वॉज रॉन्ग हियर। ठीक है, ओके, मिस्टेक हुई यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अल्फा आई का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा आई के बराबर होना चाहिए, तभी आइडेम्पोटेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए थे, आइडेंटिटी और 0। इसमें बोला था कि हमेशा नेसेसरीली ट्रू बोला तो हर कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, इसने बोला एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 एलिमेंट वाला केस भी हमारे पास। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इफ u बिलोंग्स टू LV इज सच दैट u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u हमारा जो है एक लीनियर ऑपरेटर है और हमारे पास u के पास कंडीशन है कि u स्क्वायर u के बराबर है, देन t प्लस u का होल स्क्वायर जो है t प्लस u के बराबर है। ये दोनों कंडीशन क्या है, गिवन है। तो हमें बताना है क्या टी यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा या नहीं। अब देखते हैं ये चीज, 1 मिनट दीजिए। तो देखो, हमें क्या क्या दिया, हमें बोला कि u स्क्वायर u के बराबर, हमें बोला t स्क्वायर t के बराबर है, हमें बोला कि t प्लस यू का होल स्क्वायर जो है वो t प्लस यू के बराबर है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। t प्लस यू का होल स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कम्यूटेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना, ut आएगा और एक tu आएगा। अब जब तक कम्यूटेटिव ना दे हम कम्यूटेटिव नहीं है मान के ही चलेंगे। ये किसके बराबर है, t प्लस यू के बराबर है। यहाँ से हमारे पास t स्क्वायर क्या दिया, t दिया है, u स्क्वायर क्या दिया, u दिया है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये 0 ऑपरेटर बन जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारे पास ut प्लस tu किसके बराबर है, 0 के
ज़ीरो मैट्रिक्स के या ज़ीरो ऑपरेटर के बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं टी से, तो हमारे पास आ जाएगा टी यू टी प्लस टी स्क्वायर यू, टी स्क्वायर इज टी, किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यू टी प्लस टी यू टी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि टी यू टी किसके बराबर है, माइनस टी यू के बराबर है। यहाँ से हमारे पास ये आया कि टी यू टी किसके बराबर है, माइनस यू टी के बराबर है। तो माइनस टी यू किसके बराबर हो गया, माइनस यू टी के बराबर हो गया, यानी कि टी यू किसके बराबर हो गया, यू टी के बराबर हो गया। अगर टी यू यू टी के बराबर है, टी यू यू टी के बराबर है, तो यहाँ पर मैं हो जाएगा यू टी प्लस यू टी, यू टी क्या है, ज़ीरो, इसका मतलब टू यू टी क्या है, ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, यू टी क्या है, ज़ीरो। तो हमें क्या पूछा था, यू टी, अच्छा टी यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते, राइट। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी यू भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि इफ़ यू बिलोंग्स टू एल वी, यू स्क्वायर यू के बराबर है, एंड अब हमें कंडीशन क्या दी है कि टी माइनस यू का होल स्क्वायर टी माइनस यू के बराबर है। अब इस पे बातचीत करते हैं, तो इसको हटा दीजिए। हमें दिया है कि टी माइनस यू का होल स्क्वायर किसके बराबर है, टी माइनस यू के बराबर है। तो टी क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस यू इंटू टी माइनस यू लिखेंगे, इज इक्वल्स टू टी माइनस यू दिया है। इसको एक्सपेंड कीजिए, आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी यू माइनस यू टी प्लस यू स्क्वायर किसके बराबर है, टी माइनस यू के बराबर है। टी हमें क्या दिया, आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, तो टी स्क्वायर टी के बराबर है माइनस टी यू माइनस यू टी, यू स्क्वायर किसके बराबर है, यू के बराबर है। ये भी हमें क्या दिया, आइडेम्पोटेंट, तो यहाँ पर यू आ जाएगा किसके बराबर, टी माइनस यू के बराबर। टी हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यू का अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो आगे हमारे पास माइनस टी यू माइनस यू टी किसके बराबर है, माइनस टू यू, माइनस माइनस कॉमन ले लेते सब जगह से, तो ये आ गया हमारे पास टी यू प्लस यू टी किसके बराबर है, टू यू के बराबर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि टी यू का होल स्क्वायर क्या टी यू के बराबर है या नहीं है। तो बेसिकली हम अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन में दे क्या रहा है, इन स्टेटमेंट्स में दिया क्या है। तो हमें टी और यू दोनों आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर दिए थे, और हमें बोला था कि इनका सम भी एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर बन रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे, तो हमने कहा प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों का, अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो एक जीरो ऑपरेटर बनेगा। दूसरी स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है कि अगर ऐसा है कि टी और यू दोनों ही लीनियर ऑपरेटर्स हैं और दोनों आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर्स हैं, तो टी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है एंड देयर डिफरेंस इज आल्सो एन आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, इनका डिफरेंस भी क्या है, एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है। तो आप प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हो कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या बन जाएगा, एक आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, टी यू का स्क्वायर टी यू के बराबर मतलब आइडेम्पोटेंट बन गया। अच्छा, ये तो हमें प्रूव करना है, अभी देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। हमें दिया है कि टी यू का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी यू इंटू टी यू लिख सकती हूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं। यहाँ से मैं टी यू निकाल के यहाँ रख देती हूँ एक ही जगह, तो आ जाएगा टू यू माइनस यू टी किसके बराबर है, टी यू के बराबर है, इंटू एक टी यू बच गया, हाँ बच गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टू यू टी यू माइनस यू टी स्क्वायर, आइडेम्पोटेंट है तो टी यू, तो ये क्या आ गया, यू टी यू आ गया, ये हमारा आ गया टी यू स्क्वायर यू टी यू के बराबर आ गया। अच्छा ठीक है, अब ये यू टी यू की वैल्यू कहाँ से निकालूं मैं, यू टी यू कहाँ बना सकती हूँ, यहाँ पर बना सकती हूँ अगर मैं यू से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को u से प्री मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा यू टी यू प्लस यू स्क्वायर टी, यू स्क्वायर यू इज आइडेम्पोटेंट तो यू स्क्वायर इज यू, तो यू टी ही बचेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू टू टाइम्स यू स्क्वायर, तो यहाँ पर भी u बचेगा बिकॉज u इज द आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर सकती हूँ, u से पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, टी यू स्क्वायर
u square is u also only, right? Because u is idempotent. Plus UTU is equals to 2u square. अगेन u is idempotent, तो यहाँ पर 2u ही आ जाएगा. अच्छा, अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें 2u की वैल्यू क्या है? 2u की वैल्यू है tu प्लस ut. यहाँ पर रख दो, यहाँ पर भी रख दो. जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया कि UTU किसके बराबर है? सॉरी, UTU प्लस UT प्लस UT किसके बराबर आ गया हमारे पास? TU प्लस UT के. तो ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ. हमारे पास आ गया कि UTU किसके बराबर है? TU के बराबर है. UTU TU के बराबर है. हमारे पास क्या आया था? TU का स्क्वायर किसके बराबर आया था? UTU के बराबर आया था. ये किसके बराबर है? TU के बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आइडेम्पोटेंट हो गया. आइडेम्पोटेंट हो गया. इसका मतलब हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी. ठीक है. इसमें जो आगे ये जो बात पार्ट बचा है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. इससे हमारे पास क्या इन्फ्रेंस आ रही है? 2u की जगह अगर मैं tu प्लस ut रखूंगी, tu प्लस ut रखूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? utu जो है वो किसके बराबर है? ut के बराबर. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि utu ut के भी इक्वल है और हमारा tu के भी इक्वल है. यहाँ से एक तो ये चीज आ गई कि u और t आपस में क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं, राइट? और वो दोनों किसके बराबर हैं? ut u के बराबर है, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक. गुड बाय.